और अभी जो मौजूदा सरकार है केंद्र में और आपके राज्य में बिहार में, ये तो बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनको गरीबों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। ये सिर्फ अपने जो मित्र हैं, जो इनके पूंजीपति मित्र हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग, उन्हीं का फ़ायदा कराना चाहते हैं, उन्हीं से पैसे लेते हैं और उस पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। और वो जो एक अन्ना हज़ारे ने बोला था, ये चक्र है, पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। से अडानी को ये जो ज़मीन दी है 1000 एकड़ पावर प्रोजेक्ट के लिए, ये तो बहुत उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पर आम के, लीची के बगीचे वगैरह हैं। एक तो ऐसे ऐसे लोगों को आजकल जज बना दिया जा रहा है जिनको ना तो इस देश की जो सोशल रियलिटी है, जो सच्चाई है इस देश की, जो गरीबों की व्यथा है, जो गरीबों का हाल है, उनकी ना तो कोई समझ है ना कोई संवेदना है। इन लोगों की मानसिकता ये हो गई है, इन जजों की जो ये केस सुन रहे थे, कि भाई देश जो है बड़ी बड़ी मोटर कार वालों के लिए ही है, सिर्फ अमीरों के लिए ही है। जो गरीब दुकान खरीद नहीं सकता, उसको रेडी पटरी पर बैठने का कोई हक नहीं है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को कानून मंत्री या प्रधानमंत्री को जेल भेजना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज देते हैं, जहां कानून मंत्री या प्रधानमंत्री का नाम आता है वहां पर कांपने लगते हैं कि हम इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। इस आयोजन की आयोजिका महोदया और हमारी मार्गदर्शिका सिस्टर डोरोथी फर्नांडिस, जितनी सिंपल आपको ये दिख रही हैं, उतना ही सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है। यह बिहार की धरा के लिए सौभाग्य की बात है। यह बिहार की धरा के लिए सौभाग्य की बात है कि सिस्टर डोरोथी के रूप में हमें दूसरी मदर टेरेसा मिली हैं। माननीय सर प्रशांत जी, सर ही बोलेंगे आपको, अधिवक्ता नहीं बोल रहे क्योंकि आज हम लोग के बीच में हैं आप। मंच पर बैठे मंजू जी और सुनील जी अधिवक्ता, और साथ ही हमारे भाई बहन, स्लम से आए हुए लोग, मजदूर, दुकानदार, फुटपाथ और अधिवक्ता लोग, भाई बहन, आप लोग को आज का कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूं। तो ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, आखिर क्यों करना पड़ा हमें इस कार्यक्रम को, इसके पीछे क्या सच्चाई है। हम लोग एक संस्था है जो पिछले 2 दशकों से असंगठित क्षेत्र के लोग, भाई बहन, हमारी माता जो मकान निर्माण का काम करते हैं, जो घरों में जाकर घर का सफाई करते हैं, जो सब्जी हमारे घर पहुंचाते हैं, हमारे फुटपाथ दुकानदार जो हमारे लिए फुटपाथ पर हमें ताजा और स्वस्थ खाना खिलाते हैं, हमारे मजदूर भाई बहन जो मकान निर्माण करते हैं, और तमाम हमारी बहनें और भाई जो झुग्गी झोपड़ियों में और फुटपाथ पर अपना रोजगार करते हैं। इन लोगों के साथ हम लोग पिछले 2 दशकों से काम कर रहे हैं और हमारा संस्था का उद्देश्य है स्वरहीनों की स्वर और शक्तिहीनों की शक्ति। हमारे लोग स्वरहीन हैं, लेकिन इन 2 दशकों में हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा कि इनको अभी स्वरहीन नहीं है, वो अपने आवाज को बुलंद कर सकते हैं और बुलंद करके अपनी बातों को सही जगह सही तरीके से रखने में ये सशक्त है। हमारा समाज जो है, दुर्भाग्य से ये अनदेखी लोग, रोज हम लोग उनको सड़कों पर देखते हैं, उनका कार्य हम लोग के लिए होता है, लेकिन हम लोग उनको अनदेखी समझते हैं। पड़े हैं रोड के किनारे प्लास्टिक डाल के, फुटपाथ के दुकान हम लोग जाकर विक्रेता लेकर सामान खरीदते हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं, इनकी क्या पहचान है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो गांवों से ज्यादा करके जो बस्तियों में हमारी बहनें हैं, ये लोग गांव में प्राकृतिक मार के कारण, रोजगार न मिलने के कारण, भूखमरी स्थिति के कारण वो लोग अपना
गांव छोड़ के शहर की ओर रोजगार ढूंढने आते हैं। ये हमारा शहर को सुंदर बनाते हैं, हमारे शहर को साफ करते हैं, लेकिन जब दिन ढलता है उनके सर पर छत नहीं होती है। शहर उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं कि ये परजीवी है, क्योंकि यहाँ की संसाधन जो है उनमें कमी हो रहा है। ये शहर के लोगों की सोच है, that they are parasites because they are taking what is our due। लेकिन ये मिथ, ये विचारधारा को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग पैरासाइट्स नहीं है, परजीवी नहीं है। ये लोग अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देते हैं। समय काफी कम है और सर को सुनने के लिए हम लोग सब उत्सुक हैं। मैं लिख के लाया था सर का परिचय कि कितना किताब लिखे हैं, क्या हुआ है। हम संक्षिप्त में कोशिश करेंगे सर का परिचय देने के लिए। अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है, 2 केस लड़े सर जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग सुने भी होंगे। एक चंदा चोरी का मामला आया था 2019 चुनाव से पहले, सबको पता है चंदा चोरी किया है राजनीतिक दल लोग, तो उसको एक्सपोज किया सर ने, और सर ने सुप्रीम कोर्ट से मनवाया कि ये सब लोग जो है चंदा चोरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए वो काम भी करते हैं, गरीबों की तो सुनते नहीं, इतनी देर से हम भी देख रहे हैं, है ना। तो वो वाला केस एक्सपोज किए, तो चंदा चोर गद्दी छोड़, और अभी नया चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो वहां तक का सफर सर ने तय किया है। अब मैं 1 मिनट भी और नहीं लूंगा, सर को बुलाना चाहूंगा, मंच पर आमंत्रित करूंगा, प्लीज सर। आश्रय अभियान की डायरेक्टर सिस्टर डॉरथी, यहाँ पर मंच पे बैठे हुए सारे सम्मानित लोग, यहाँ पर आए हुए सारे सम्मानित लोग, और हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, सिस्टर डॉरथी ने और आपके बहुत सारे साथियों ने यहाँ की गरीबों की, जो कुचले हुए लोग हैं, उनकी व्यथा सुनाई। ये व्यथा बिहार में तो खैर थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के गरीबों की ये व्यथा है। हम देख रहे हैं कि इस देश में धीरे धीरे 2 तरह के लोग ही होते जा रहे हैं। एक तो अति अमीर, जैसे अंबानी, अडानी के, जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, और सरकारें भी हज़ारों करोड़ की संपत्ति उनको यूं यूं चुटकियों पर देती चली जाती है। जैसे अभी यहाँ पर 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में अडानी को दे दी, और साथ में उनकी बिजली 6 रुपये यूनिट में, यानी कि आपके पास तो 9 रुपये यूनिट में पहुँचेगी, 6 रुपये यूनिट में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, जिससे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से बिहार सरकार को हर साल 5000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। तो एक तरफ तो ये अति अमीर, और दूसरी तरफ अति गरीब लोग इस देश में होते जा रहे हैं। एक हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट थे सेन साहब, उन्होंने एक बार बोला था कि इस देश में 80% लोग 20 रुपये रोज़ से भी कम में रहते हैं। ये बोला गया था करीब 15 साल पहले, लेकिन आज भी तकरीबन वही हाल है। और इसीलिए जब ये हालात देखे, तो कुछ जो संवेदनशील जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, एक जस्टिस भगवती थे, इन लोगों ने कई फैसले दिए जो महत्वपूर्ण फैसले थे। उन्होंने ये बोला कि देखिए, इस देश में गरीबी को देखकर ये हमको कहना पड़ रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उसमें एक अधिकार है जीवन का, मौलिक अधिकार जीवन का, और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्र रहने का। इसमें निहित है कि जीवन के अधिकार के, मौलिक अधिकार में निहित है कि स्वाभिमान के संग जीना, स्वाभिमान के संग जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। और उसमें निहित है कि हर नागरिक के पास कम से कम न्यूनतम खाना, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेसिक शिक्षा और सर के ऊपर छत, ये होने का मौलिक अधिकार है। और देखिए, सरकारें तो हिंदुस्तान में हर तरह की हुई हैं, और अभी जो मौजूदा सरकार है केंद्र में और आपके राज्य में बिहार में, ये तो बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि इनको गरीबों के प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। ये
सिर्फ अपने जो मित्र हैं, जो इनके पूंजीपति मित्र हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग, उन्हीं का फ़ायदा कराना चाहते हैं, उन्हीं से पैसे लेते हैं और उस पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। और वो जो एक अन्ना हज़ारे ने बोला था, ये चक्र है, पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा। सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा बनाते हैं और उस पैसे के दम पर फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं। ये चल रहा है। अब कुछ संवेदनशील सरकार बीच में आई। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, 2004 से 2014 में रही, तो उस समय सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई। उन्होंने एक समिति बनाई जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उसमें रखा। अरुणा रॉय थी, हर्ष मंदर थे उस कमेटी में, और उस कमेटी के ज़रिए बहुत सारे नए और बहुत बढ़िया कानून लाए गए इस देश में। एक फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जिसमें ये बोला गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था ना कि हर नागरिक को एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का मौलिक अधिकार है, तो उस फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये बोला गया कि भाई हर नागरिक को, हर गरीब नागरिक को कम से कम न्यूनतम खाना बहुत कम पैसों में दिया जाएगा। उसके साथ एक सूचना के अधिकार का कानून लाया गया कि हर नागरिक को सरकार के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार होगा। एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट आया, यानी रेडी पटरी वालों को अपना जीवन व्यापन के लिए एक न्यूनतम जगह दी जाएगी। उन्होंने बोला कि पहले उस कानून में लिखा है कि पहले सर्वे किया जाएगा कि कितने रेडी पटरी वाले लोग हैं, उन लोगों को कितनी जगह की ज़रूरत है, उतनी जगह उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये मानकर चला गया कि ये भी इनका एक अधिकार है रेडी पटरी वालों का। और उसमें यह लिखा गया कि उसके बाद एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। उस टाउन वेंडिंग कमेटी में 40% लोग रेडी पटरी वाले होंगे, बाकी सरकारी अधिकारी भी होंगे, लेकिन 40% लोग रेडी पटरी वाले होंगे। उनको जगह एयरमार्क करके लाइसेंस दिया जाएगा, जहाँ जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं कोशिश करी जाएगी कि वहीं पर उनको अधिकार दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए। अगर उनको वहाँ से हटाया जाना है किसी भी वजह से, तब फिर ये फैसला पहली बात तो टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी, दूसरी बात उनको विस्थापित करके दूसरी जगह देगी। अगर वो जगह किसी पब्लिक पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है तभी सिर्फ उनको हटाया जाएगा। फिर नरेगा का कानून लाया गया, यानी कि उसमें लिखा गया कि हर गांव के परिवार में कम से कम एक जने को 100 दिन, साल में कम से कम 100 दिन का न्यूनतम मजदूरी पर काम करने का अधिकार दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी सरकार देगी। बहुत अच्छा कानून बनाया गया। उसी तरह से एक पॉलिसी, कुछ पॉलिसी बनाई गई, कानून तो नहीं, पॉलिसी बनाई गई। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक पॉलिसी बनी जो कि दिल्ली में बनी, पूरे देश में शायद लागू नहीं हुई, लेकिन दिल्ली के लिए बनी, जिसमें ये लिखा है कि झुग्गी झोपड़ी को तभी हटाया जाएगा अगर उस ज़मीन की किसी सार्वजनिक काम के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा उसमें लिखा है उसको कोशिश ये करी जाएगी कि वहीं पर उसको अपग्रेड कर दिया जाए, झुग्गी की जगह पक्के मकान वहीं बना दिए जाएं उनके लिए। तीसरा, अगर हटाया भी जाएगा तो आसपास में कोई जगह विस्थापित किया जाए, और ये सब उनको हटाने से पहले होना चाहिए। ये सारा उस पॉलिसी में लिखा गया है। उसी तरह से एक और पॉलिसी बनी जिनके पास कोई घर नहीं है, जो सड़क पर सोते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनी। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की पॉलिसी बनी, बहुत अच्छी पॉलिसी बनी, जिसमें यह लिखा गया कि जो भी लोग बेघर हैं, सड़क पर सोते हैं, उनके लिए कम से कम रात के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। उनके रहने के लिए 50 स्क्वायर फुट एक जने के लिए उसमें जगह होनी चाहिए, उसमें टॉयलेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी पॉलिसीज, कानून, फिर भूमि अधिग्रहण का नया कानून बनाया गया। ये सब उसी दौरान हुआ, और सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई थी, सब उसके ज़रिए हुआ, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रखा गया। हाँ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उन्होंने बनाई, जिसमें इन लोगों को सबको रखा गया, और उसके ज़रिए ये सारे कानून लाए। नया भूमि अधिग्रहण कानून आया। भूमि अधिग्रहण पे बहुत सारे आंदोलन हुए कि बार बार भूमि अधिग्रहण किया जाता है, गरीबों से ज़मीन छीन कर बड़े बड़े लोगों को दे दी जाती है,
कोई उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई विस्थापन नहीं होता, ये नहीं देखा जाता कि जिस चीज़ के लिए ज़मीन ली जा रही है उसकी कोई ज़रूरत है कि नहीं, कोई दूसरी ज़मीन उसके लिए दी जा सकती है कि नहीं जो बंजर पड़ी है, वगैरह वगैरह। उस कानून में, नए कानून में ये लिखा गया कि पहली बात कि भूमि अधिग्रहण से पहले ये देखा जाएगा कि जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन ली जा रही है उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा, उसका सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाएगा, कितने लोग इससे विस्थापित होंगे और जिस प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है उसके क्या फ़ायदे होंगे। दूसरा कि जो लोग वहाँ से भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होंगे उनके लिए दूसरी ज़मीन दी जाएगी, ये भी उसमें लिखा था। ये तो लिखा ही था कि उसके लिए पहले ऐसी कोई उपजाऊ ज़मीन, जैसे अडानी को ये जो ज़मीन दी है 1000 एकड़ पावर प्रोजेक्ट के लिए, ये तो बहुत उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पर आम के, लीची के बगीचे वगैरह हैं। उसमें ये लिखा है कि पहले आप ये ढूंढेंगे कि उस प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरी ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है वो दी जा सकती है क्या। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई उस कानून में जो नया भूमि अधिग्रहण का। उसके बाद ही भूमि अधिग्रहण, और उसमें फिर ये भी कह दिया गया कि जो मार्केट प्राइस है उस ज़मीन का उससे दुगना दिया जाएगा, 100% सोलेशियम दिया जाएगा। अब कानून तो बहुत सारे बन गए, ये बिल्कुल मेरा पूरा मानना है कि सोनिया गांधी और उनके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के ही वजह से बने, उस दौरान, उस पीरियड में बने, 2004 से 2014 के बीच में कानून भी बने, पॉलिसीज़ भी बनी। लेकिन आज अगर हम देखें तो इन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारें कानून का पालन नहीं कर रही, बिल्कुल कानून के विपरीत काम हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब हम न्यायपालिका में जाते हैं ये कहने के लिए कि देखिए सरकार इस कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इस कानून के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है, ये कानून बना हुआ है देश में, फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में न्यायपालिका भी कानून का पालन नहीं करती। और कुछ केसेस में, जैसे अभी सिस्टर डॉरोथी ने जो केस करवाया, उसमें तो न्यायपालिका आदेश दे रही है कि भाई इस कानून की धज्जियां उड़ा दो। और ये इस तरह से आजकल जज लोग बोलने लगे हैं, कहते हैं कि भाई इनको अगर तुम शेल्टर दे दोगे, इनको अगर तुम छत दे दोगे, जो कि पॉलिसी बनी हुई है सरकार की, ये जो बेघर लोग हैं तो ये तो मुफ्त खोरी के आदी हो जाएंगे। ये तो मुफ्त खोरी है। जैसे कि गरीब आदमी ये चाहता है कि वो सड़क पर रहे, गरीब आदमी नहीं चाहता कि वो अच्छे मकान में रहे। वो तो जो इतना गरीब है जो मकान ले ही नहीं सकता, जो झुग्गी भी नहीं ले सकता, वही सड़क पर सोता है। पर फिर भी जज इस तरह की मानसिकता रखने लगे। बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि वो कहते हैं कि ये राशन इन लोगों को क्यों देते हो, मुफ्त खोर हो जाएंगे। मतलब एक समय ये था जब न्यायपालिका में ऐसे संवेदनशील जज थे जैसे कि जस्टिस कृष्णा अय्यर वगैरह, जो ये कहते थे कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का स्वाभिमान की जिंदगी जीने का ये मौलिक अधिकार है। और आज जहां कानून बन गए, उस मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए कानून बन गए, नीतियां बन गई, वहां पर जज कह रहे हैं कि तुम लोग मुफ्तखोरी करा रहे हो। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा, इस तरह से क्यों, ऐसे जज ऐसे क्यों सोचते हैं। ऐसे इसलिए सोचने लगे हैं, बोलने लगे हैं। देखिए दो कारण हैं, दो मुख्य कारण हैं। एक तो ऐसे लोगों को आजकल जज बना दिया जा रहा है जिनको ना तो इस देश की जो सोशल रियलिटी है, जो सच्चाई है इस देश की, जो गरीबों की व्यथा है, जो गरीबों का हाल है, उनकी ना तो कोई समझ है ना कोई संवेदना है। जब ये सवाल मैं किसी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश से पूछता हूं कि आप क्या देखकर, देखिए पहले तो न्यायाधीश नियुक्त करने की पावर सरकार के पास थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर अपने हाथ में ले ली और बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजेस हैं वही चयन करेंगे कि किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अब अगर इनसे ये पूछा जाए कि आप क्या देख के जजों का चयन करते हैं, तो ये लोग बोलेंगे कि भाई हम देखते हैं कि भाई कितना कॉम्पिटेंट है, कितना लायक है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि ईमानदार है कि नहीं। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या और कुछ आपको नहीं देखना? क्या ये नहीं देखना कि संवेदनशील है कि नहीं? क्या ये नहीं देखना कि इसको हिंदुस्तान की जो रियलिटी है इसका कुछ अता पता है भी कि नहीं?
गरीबों की जो स्थिति है उसका कुछ पता है कि नहीं? क्या इसमें जुडिशियल टेम्परामेंट है कि नहीं? क्या ये दोनों तरफ की बात अच्छी तरह से सुनकर, समझकर, सोचकर फिर फैसला करता है? या कोई अभी जब ये वाला केस आया जो सिस्टर डॉरथी ने भेजा था, जो रेडी पटरी वालों का, तो मैंने बोला कि देखिए ये आदेश हाईकोर्ट ने जो दिया है कि इन लोगों को हटा दिया जाए, ये तो कानून के खिलाफ है। इन लोगों को कानूनी हक मिला हुआ है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट से। तो जज का सीधा रिएक्शन ये था, आपने पटना देखा है कि नहीं? आप पटना जानते हैं कि नहीं? मैंने बोला कि भाई मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, ज्यादा तो नहीं जानता। तो ठीक है, आप बैठ जाइए। यानी कि इन लोगों की मानसिकता ये हो गई है, इन जजों की जो ये केस सुन रहे थे, कि भाई देश जो है बड़ी बड़ी मोटर कार वालों के लिए ही है, सिर्फ अमीरों के लिए ही है। जो गरीब दुकान खरीद नहीं सकता, उसको रेडी पटरी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस तरह की मानसिकता, जबकि कानून बना हुआ है। मतलब दुर्भाग्य की बात यह है, ये जज जिनको कानून का अनुपालन कराना है, उनको वो कहते हैं हम कानून की परवाह नहीं करते, हम तो बड़े सेठों के लिए काम करते हैं। मतलब इस तरह से उनकी मानसिकता बन गई है, हम तो सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करते हैं। जो गरीब आदमी है, अगर उसको अगर राशन दिया जा रहा है तो वो मुफ्तखोरी है। अगर उसके सर पर छप्पर दी जा रही है, भले ही सरकारी नीति के कारण दे रहे हो, ये मुफ्तखोरी है। इस तरह की मानसिकता अब होती जा रही है। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि इस तरह के जज आ गए हैं जिनको कोई समझ भी नहीं है, कोई संवेदना भी नहीं है गरीबों से। दूसरा कारण ये हो गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धीरे धीरे स्वतंत्रता सरकार से होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जो उच्च न्यायपालिका है या उच्चतम न्यायपालिका है, उसका काम यह है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये देखना कि कार्यपालिका कानून के दायरे में काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है जो उसको करना चाहिए, उसको बाध्य करना कि वो अपना काम करे जो उसका कर्तव्य है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होनी चाहिए, कार्यपालिका से भी और विधायिका से भी स्वतंत्र होनी चाहिए। और ये माना गया था कि ये स्वतंत्र रहेंगे क्योंकि सरकार को इनके जजों के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल नहीं दिया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनकी स्वतंत्रता भी खत्म हो गई है, काफ़ी हद तक खत्म हो गई है, और उसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी नौकरी दे दी जाती है, किसी को गवर्नर बना दिया जाता है जो सरकार का काम करता है, जज के तौर पर जो सरकार का काम करता है, जो सरकार चाहती है वैसा फैसला देता है, तो उसको गवर्नर बना देते हैं रिटायरमेंट के बाद। किसी को लोकपाल बना देते हैं, किसी को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना देते हैं, किसी को राज्यसभा मेंबर बना देते हैं। ये तो सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, ये निरंतर कर रही है। एक तो ये कारण है। दूसरा, आज कानून ये कहता है कि जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चयन करते हैं जजों का। कभी कभी कुछ अच्छे जजों का चयन भी कर लेते हैं, लेकिन भाई भतीजावाद इसमें भी खूब चलता है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे जजों का चयन भी करते हैं जो ईमानदार भी हैं, निष्पक्ष भी हैं और स्वतंत्र भी हैं सरकार से और मजबूत हैं। जब जब ऐसे लोगों का चयन कोलिजियम करता है, तो हमने ये देखा है कि ये मौजूदा भाजपा की जो सरकार है, इसने एक नया तरीका अख्तियार किया है। वो कहते हैं कि हम इनका नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करेंगे। वो बैठे रहते हैं, जो जज उनको सरकार के अधीन लगता है कि भाई ये सरकारी आदमी है, ये कमज़ोर आदमी है, ये तो हमसे डर कर फैसले देगा, हमारे हक में फैसले देगा, ये कच्चा छाप आदमी है, आरएसएस का आदमी है, उसका तो तुरंत नियुक्ति कर देते हैं। बाकी जो ईमानदार मजबूत जज होते हैं, उनके ऊपर बैठे ही रहते हैं, ना तो नियुक्ति करते हैं ना नाम वापस भेजते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक अख्तियार है सरकार को, एक बार नाम वापस भेज सकता है अगर उसको नाम नहीं अच्छा लगता। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कोलिजियम नाम फिर से भेजता है कि नहीं भाई हम आपकी बात नहीं मानते, सरकार की बात नहीं मानते, इन्हीं की नियुक्ति होनी चाहिए, तब फिर उसको नियुक्ति करनी पड़ती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कम से कम दर्जनों ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें कोलिजियम ने यूनानिमसली रीटरेट किया, बोला कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, इन्हीं की नियुक्ति होनी चाहिए, फिर भी वो सरकार जो है नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रही।
ऐसे में कायदे से सुप्रीम कोर्ट को कानून मंत्री या प्रधानमंत्री को जेल भेजना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज देते हैं, जहां कानून मंत्री या प्रधानमंत्री का नाम आता है वहां पर कांपने लगते हैं कि हम इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका ये है, जो गवर्नर के केस में अभी एक बहुत अच्छा फैसला आया, उसमें यह बोला कि अगर गवर्नर बैठा रहता है, सरकार के कोई कानून पास किया है केंद्र राज्य सरकार ने और उसके ऊपर गवर्नर बैठा रहता है और उसको नोटिफाई नहीं करता, तब फिर 2 महीने या 3 महीने के बाद मान लिया जाएगा कि उसने अप्रूव कर दिया और उसका मान लिया जाएगा कि वो कानून बन गया। उसी तरह से ये कह सकते थे कि भाई अगर कोलिजियम ने किसी जज का नाम भेजा है और सरकार 3 महीने तक जवाब नहीं देती है, तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और उन जज को ओथ दिला दी जाएगी। ये भी कह सकते थे, लेकिन ये नहीं बोला। और ये तो खैर पहले भी देखा था इमरजेंसी के दौरान कि जब ऐसी कोई फांसीवादी सरकार दिखती है तो बहुत सारे ईमानदार जज भी डर जाते हैं और सरकार के खिलाफ फैसला देने में डरते हैं। और ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि ये भी एक फांसीवादी सरकार दिखाई देती है जो हर तरह की चीज़ें कर रही है। तो ये सब हथकंडे अपनाकर, और एक आखिरी हथकंडा ये लोग ये करते हैं कि सारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस, सीबीआई, NIA, इनकम टैक्स, सबको कह देते हैं कि तुम सारे जजों के, खासकर जो जज चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उन पर डोसियर बनाओ, उनका सब छानबीन करके पता लगाओ कि इन्होंने कोई गलत काम, या इनके नज़दीकी रिश्तेदारों ने, इनके बच्चों ने, इनके वाइफ ने कोई गलत काम किया है क्या। और अगर कोई भी गलत काम उनका पकड़ लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करके उन जजों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बहुत क्षीण हो गई है हाल में। अब सवाल यह है कि हम लोगों को करना क्या है। देखिए, हालात तो बहुत बुरे हैं, देश के हालात बहुत बुरे हैं, न्यायपालिका के हालात बहुत बुरे हैं, हमारा लोकतंत्र करीब करीब चरमरा गया है। इलेक्शन कमीशन तो पूरा ही सरकारी तोते की तरह काम कर रहा है और वोट चोरी का काम करवा रहा है, ये सब हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सरकार का और इस पूरे व्यवस्था का पाप का घड़ा अब यहाँ तक पहुँच गया। हमको अब संगठित होकर खड़ा होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको कोई हिंसा करनी है। संगठित होकर पहले तो अपनी आवाज़ उठानी है, हमको धरना प्रदर्शन करना है और हमको ये कह देना है कि अब ये और बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इनको ये भी बता देना है, देखिए, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए, हम हिंसा नहीं करते, लेकिन जब इतना अत्याचार किसी देश में बढ़ जाता है तो कुछ लोग हिंसा पर उतर जाते हैं। और ये बात बांग्लादेश में हुई, ये बात नेपाल में हुई अभी हाल में, और इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया वहां पर नेपाल में। अगर इतना ज्यादा अत्याचार हो जाएगा तब फिर हिंसा को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात इन लोगों को समझनी चाहिए कि इस देश में गरीबों के जो हालात हैं, जो मौलिक अधिकार उनको दिए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि ये सब मौलिक अधिकार हैं, जो कानून बन चुके हैं, इनकी अगर रक्षा नहीं करी गई और मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करी गई तो फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। और अगर आप उनके ऊपर गोली चलाएंगे, नेपाल में यही हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, उनके ऊपर गोली चलाई गई, सोशल मीडिया बंद किया गया और फिर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने पार्लियामेंट जला दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया। तो इसलिए हमको अपनी, पहली बात तो अपनी वोट की मार इनको देनी है। अभी तो आपका बिहार का चुनाव आ रहा है, इस घटिया, ये अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, ये दुशासन बाबू हैं। ये देश के गरीबों, बिहार के गरीबों का चीरहरण कर रहे हैं, दुशासन बाबू हैं। और पहली बात तो इनको वोट की मार पड़नी चाहिए। उसके बाद अपनी आवाज मुखरता से उठानी है, संगठित होकर उठानी है, सड़कों पर उतरना है। जेल का डर हमको अपने जहन से निकाल देना है, क्योंकि ये ज्यादा लोगों को जेल में नहीं डाल सकते, गोली नहीं चला सकते। अगर गोली चली तो फिर इनका वही हाल होगा जो नेपाल के राजाओं का हुआ। और कोर्ट्स के बारे में भी हमको आवाज उठानी चाहिए। जैसे राहुल गांधी कहते हैं, कुछ नहीं भूला जाएगा, एक एक अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन का है, जो वोट चोरी कर रहा है या वोट चोरी में शामिल है, उसको जवाबदेह ठहराया जाएगा।
जिस दिन सरकार बदलेगी सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। उसी तरह से हम इन जजों को भी चिन्हित कर लें। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, हमको जब अच्छा कोई फैसला आता है, मैं तो अपने ये फॉलो करता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई अच्छा फैसला आता है मैं उसकी सराहना करता हूं। जब खराब फैसला आता है तो मैं उसके चिथड़े उधेड़ता हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियादी गैर कानूनी फैसला लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ किया गया है। हमको यही करने की जरूरत है और हमको भी कुछ नहीं भूलना है, सबका नाम याद रखना है और उन जजों को खासकर जो बिल्कुल लोगों के मौलिक अधिकार के छाती पर बैठकर रौंद रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को रौंद रहे हैं, उनका नाम याद रखना है और उनको जलील करने की जरूरत है। ये कोई कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट नहीं होता। हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह फैसला बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, असंवेदनशील है और लोगों के मौलिक अधिकार को रौंद रहा है। इस तरह का फैसला ये हम कह सकते हैं, यह हमारा अधिकार है कहने का। कोई इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलाया जा सकता और अगर इस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाता है तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, हमको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए सिस्टर डॉरथी जो हैं आपकी बहुत ही बढ़िया लीडर हैं यहाँ पर। ये जिस तरह से आश्रय अभियान की अगुवाई कर रही हैं ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का नेतृत्व एक तरह से कर रही हैं और आप लोग इनके साथ और इस अभियान के साथ और जनरल जो गरीबों की लड़ाई है उसमें लगे रहिए, मुखरता से अपनी आवाज़ उठाइए और बेधड़क बोलिए और सड़कों पर उतरिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन जल्द ही आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया ज़माना आएगा।